Learners, I am Shivangi Seth welcoming you all on Nitya Psych. Here we are going to study language. What is language, how it is developed and what is its structure. सबसे पहले देखते हैं कि लैंग्वेज की परिभाषा क्या होती है. What is the definition of language? So, a language is a system of symbol, sound, meaning and rule of combination. एक भाषा प्रतीकों, ध्वनियों, अर्थों और इन सभी के संयोजन जो कि कुछ नियमों को फॉलो करते हैं उनकी एक प्रणाली है. कोई भी भाषा जिसे हम संचार के लिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं. और उसके लिए हम कई तरीके के सिंबल्स का, साउंड का और मीनिंग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज के पूरे घटक को अगर देखा जाए तो इसे 6 भागों में बांटा गया है. पहला है फोनोलॉजी जो कि फोनेम्स की स्टडी है. फिर है मॉर्फोलॉजी जो मॉर्फेम्स की स्टडी है. देन वी हैव लेक्सिकल, देन वी हैव सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और लास्ट में है प्रैग्मेटिक्स. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक बढ़ते क्रम में है. ये दरअसल सचमुच में बढ़ते ही क्रम में है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फोनेम्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे फोनेम्स से मिलकर बनते हैं मॉर्फेम्स. बहुत सारे मॉर्फेम्स से मिलकर बनते हैं कुछ लेक्सिकल्स. उन लेक्सिकल्स को हम फॉर्म करते हैं या स्ट्रक्चर करते हैं कुछ सेंटेंसेस में या फ्रेजेस में, और उसका जो ये फॉर्मेट होता है उसे कहते हैं सिंटैक्स. फिर उसकी निकालते हैं लिटरल मीनिंग जो है सिमेंटिक्स, और फिर उसके बाद उसमें जोड़ते हैं कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य जो कि हमें मदद करते हैं कुछ हिडन मीनिंग्स को भी एक्सप्लेन करने में या समझाने में. तो लेवल ऑफ लैंग्वेज या स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं कि ये सारे जो लेवल्स हैं ये किस तरीके से लेवल ऑफ स्ट्रक्चर लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में फिट बैठते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी देयर इज़ लैंग्वेज, देन देयर इज़ 2 थिंग्स. फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर एंड देन इज़ यूज़. स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, ग्रामर एंड मीनिंग. मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि हम उसे कैसे ट्रांसमिट करते हैं. तो ध्वनि के रूप में करते हैं, दैट इज़ फोनेम्स, फोनेटिक्स एंड इट इज़ स्टडीड अंडर फोनोलॉजी. इसके बाद हम उसे किस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो देयर इज़ अ रूल दैट वी कॉल ग्रामर. अब ग्रामर के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं. एक है मॉर्फोलॉजी या आपका वर्ण विन्यास, देन सिंटैक्स दैट इज़ वाक विन्यास. यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में कि एक एक वर्ड को कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके से फॉर्म होता है और उसको किस तरीके से हम सीखते हैं. देन इन सिंटैक्स वी टॉक अबाउट हाउ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड डेवलप एंड यूज़ द सेंटेंस. कैसे हम किसी सेंटेंस को समझते हैं, बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं. ये सारी चीज़ें हम सिंटैक्स में समझते हैं. नेक्स्ट वी सी मीनिंग. मीनिंग और सिमेंटिक्स, इसके 2 तरीके होते हैं. एक होता है लेक्सिकन और दूसरा होता है डिस्कोर्स. लेक्सिकन का मतलब है कि लिटरली वो चीज़ क्या बात कर रही है, यानी एक एक वर्ड को मीनिंग वाइज समझना. वहीं डिस्कोर्स का मतलब है कि वो पूरा सेंटेंस मिलकर किस तरीके की मीनिंग दे रहा है. आम शब्द जो है उसको हम कई अर्थ में ले सकते हैं. आम का मतलब एक फल होता है, आम का मतलब है नॉर्मल. वहीं अगर हम कहें कि आम बहुत ही अच्छा फल है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, तो वो शब्द कहीं ना कहीं हमें एक दूसरी ही मीनिंग दे रहा है. वो एक पूरे डिस्कोर्स से ही हमें, पूरे एक सेंटेंस से ही हमें समझ में आ रहा है, पूरे कन्वर्सेशन से ही समझ में आ रहा है कि किस शब्द का क्या उपयोग है या क्या अर्थ है. बाद हम बात करते हैं फोनेम्स की. फोनेम्स जिसकी स्टडी फोनोलॉजी में की जाती है, ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहला है कि ये बेसिक यूनिट है, दूसरा इसमें वेरिएशन पाया जाता है और तीसरा इसमें कॉम्बिनेशंस भी पाए जाते हैं. पहले देखते हैं बेसिक यूनिट. फोनेम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके साउंड को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है और जो वर्ड टू वर्ड प्रेफर करते हैं, वर्ड टू वर्ड डिफ़र करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेरिएशंस में देखें तो इसका एक एग्जांपल साफ साफ दिखता है कि बोन और वुमन दोनों में ही ओ यूज़ होता है, पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत ही भिन्न भिन्न है. बोन में ओ साउंड आ रहा है बो, जबकि वुमन में वो साउंड आ रहा है जो कि ओ दिखा रहा है या ओ टाइप का साउंड दिखा रहा है जो कि ओ से बिल्कुल डिफरेंट है. ओ एक ही फोनेम है पर उसका
वेरिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसी तरीके का वेरिएशन हमें हिंदी में श, श और स में देखने को मिलता है, जहाँ पर स, श और श ये तीनों ही एक ही फोनेम को दिखाते हैं, जो कि है स। पर इन तीनों का 3 रूप देखने को मिलता है। एक ही फोनेम स का 3 रूप देखने को मिलता है, स, श एंड श। ये वेरिएशन हमें हेल्प करता है अलग अलग वर्ड्स को फॉर्म करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन नॉट से सलीफा और शलीफा, वी ओनली प्रोनाउंस इट एज शलीफा। We cannot say shapera. We have the word that has this one, it's sapera. जब हमें सपेरा कहना होता है तो हम इसी स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इन दोनों का। इससे हम और ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और नए नए शब्दों को बना सकते हैं। जितना ज़्यादा फ़ोनेम में वेरिएशन होता है उतनी ही ज़्यादा हमारी रिच वोकैबुलरी होती है, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को फॉर्म करने की छूट मिल जाती है। देन वी हैव कॉम्बिनेशन एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ़ोनेम। व्हाट दैट मीन्स? दिस मीन्स दैट whenever we combine 2 different phonemes we get a new one. Let's take an example. Here we see C and H. C gives the sound of S or K. H gives the sound of H. But when we mix them, we get the sound of Ch. Another example is T and H. T is T and H is H. But when we mix them, what we get is actually the or th. In Hindi, we can get another example, that is tra, gya, cha. What we see is that these are actually combined words, combined letters. इन्हें हम व्यंजन कहते हैं, पर संयुक्त व्यंजन। क्यों? क्योंकि इन सभी में 2 अलग अलग फोनेम्स, 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर इन्हें बनाया गया है। For example, when we say tra, tra is combination of ta plus ra. This way, 2 phonemes can give us a new word, a new phoneme when we combine them. Here is the Hindi notes. Then we have morpheme. Morpheme is the smallest meaningful unit. Why we are saying it meaningful? Because इसका कुछ अर्थ निकलता है। ये या तो प्रीफिक्स होता है, या सफिक्स होता है, या एक पूरा वर्ड हो सकता है, या फिर वर्ड स्टेम हो सकता है। हम हिंदी में भी इन्हें जानते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, मूल और रूढ़। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि रूढ़ शब्द होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स। किसी एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो किस ऑर्डर में रखे गए हैं, इसी के बारे में हम बात करते हैं सिंटैक्स में। फॉर एग्जांपल, अ डॉग बाइट्स अ मैन। अ डॉग बाइट्स अ मैन। यहाँ पर डॉग क्या है? नाउन है। मैन क्या है? वो भी नाउन है। और बाइटिंग क्या है? वो वर्ब है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, राइट। अब देखते हैं कि हमें दूसरे में क्या देखने को मिलता है। दूसरे सेंटेंस में देखने को मिल रहा है अ मैन बाइट्स अ डॉग। कहना हम एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि कुत्ते ने आदमी को काटा। और यहाँ पर भी बात कुछ वैसी ही हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट है वो वैसा ही है, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। पर यहाँ पर हम क्या देखने को मिल रहा है कि मीनिंग पूरी तरीके से बदल गई है। यहाँ पर तो कुछ और ही होता हुआ दिख रहा है कि मैन ने डॉग को काट लिया। नो, दैट्स फनी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। द सेम लीनियर ऑर्डर मे बी एम्बिगुअस विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। जो भी हमने ऑर्डर बनाया है उस ऑर्डर या सरफेस स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसे हम नहीं समझ पाएंगे तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगी। ऑर्डर वही रहेगा पर मीनिंग सेम नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रूशो मार्क्स शॉट एन एलिफेंट इन हिज पजामाज। ग्रूशो मार्क्स ने एक एलिफेंट को गोली मारी अपना पैजामा पहनकर। यहाँ पर मीनिंग थोड़ी सी चेंज है कि ग्रूशो मार्क्स ने पैजामे में एलिफेंट को मारा, जो ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ग्रूशो मार्क्स ही पैजामे में है इसलिए ये तो बड़ी अच्छी शॉट मानी जाएगी, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। ग्रूशो मार्क्स ने पैजामे में एलिफेंट को मारा, पैजामे में एलिफेंट को मारा, दोनों एक ही बात है।
मीनिंग थोड़ी सी बदल गई। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर सिंटैक्स को क्लियरिटी के साथ न रखा जाए तो वहाँ पर अस्पष्टता, एम्बिग्विटी आ जाती है। मतलब सरफेस स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद जो मीनिंग है, जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। ये सेम चीज़ हम यहाँ डॉग और मैन वाले में भी देखते हैं कि स्ट्रक्चर तो सेम है, नाउन वर्ब एंड नाउन, पर मीनिंग बिल्कुल बदल जाती है क्योंकि हम सरफेस स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, अंडरलाइन मीनिंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अंडरलाइन मीनिंग के साथ क्या हो रहा है। तो अंडरलाइन मीनिंग और सरफेस स्ट्रक्चर या अंडरलाइन स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंटैक्स। हियर व्हाट वी टॉक about two things: underlying structure and surface structure. ठीक, नेक्स्ट वी हैव द हिंदी नोट्स। क्या कहते हैं सिंटैक्स को? वाक्य विन्यास। सरल शब्दों में क्या है ये व्याकरण के नियम या दिशा निर्देश है। अब एक बात समझने वाली है कि जो ग्रामर है वो एक बड़ा चीज़ है, बड़ा पोर्शन है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिंटैक्स उसका एक पार्ट है। अंडर ग्रामर वी स्टडी टू थिंग्स, वन इज सिंटैक्स एंड सेकेंड इज मॉर्फोलॉजी और मॉर्फेम्स की स्टडी, जहाँ पर हम बताते हैं कि जो हमारे शब्द हैं उन्हें किस तरीके से फॉर्म किया जा रहा है, जैसे संधि, विच्छेद, समास, ये सारे आपके मॉर्फोलॉजी के पार्ट हैं। वहीं आपका कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब कैसे कहाँ पर बैठेंगे, वो सब सिंटैक्स का पार्ट है। हियर वी हैव व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंटैक्स इन साइकोलॉजी। सो वी सी देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सिंटैक्स इन साइकोलॉजी. First is acquisition, language acquisition. Second is understanding of language. And third is production of language. Alright, so what we see here, that syntax help us understand how we acquire knowledge, how we acquire language, how we understand language, and how we produce language. Then semantics. Semantics is the branch of linguistics that deals with studying meaning in language. Semantic linguistics की वो ब्रांच है जो मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज की बात करती है. मीनिंग कैसे निकालते हैं हम? मीनिंग निकालने के दो तरीके होते हैं. एक होता है कि जो जैसा कहा गया है उसे वैसे के वैसे ही एक्सेप्ट करना और समझना, और दूसरा होता है कि कोई हिडन मीनिंग है तो उसे जानना. हियर इन सेमेंटिक्स वी टॉक अबाउट द लिटरल, द मीनिंग दैट इज सेड एंड विल टेकन एज इट इज़. जो भी कहा गया है उसे वैसे के वैसे ही लेना. इसमें क्या क्या आता है? इसमें हम बात करते हैं सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की एंड पॉलीसेमी की. सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची. अगर हम बात करें, कमल और जलज तो एक ही हैं. अगर हम यहाँ पर किसी कमल को देखकर या किसी क्लास में बैठकर किताब पढ़ते हुए कमल और जलज तो एक ही है जैसा कुछ बोल रहे हैं, तो उसका मीनिंग वही निकलेगा कि हाँ, हम कमल जो कि एक फूल है और जलज कहते हैं उसे, उन दोनों की ही बात कर रहे हैं और दोनों एक ही चीज़ है. पर अगर हम बात करें कि कोई दो भाई हैं जिनका नाम है कमल और जलज और उनके लिए कह रहे हैं कि दोनों तो एक ही हैं, तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगी. इसलिए यहाँ पर हम लोग बिल्कुल लिटरल मीनिंग की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग इन सारे फीचर्स को देखकर देखते हैं कि जो भी शब्द है, जो भी वाक्य है, उसका क्या लिटरल अर्थ निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ स्टोरी कि अगर कोई बारिश के दिन में गीला हो रहा है, बारिश से भीग रहा है और कह रहा है व्हाट अ ग्रेट डे. अगर इसकी लिटरल मीनिंग ली जाए तो क्या होगा? वाह, कितना अच्छा दिन है. पर अगर इसकी हिडन मीनिंग निकाली जाए तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि शायद वो इंसान उससे खुश नहीं है. नेक्स्ट वी हैव द हिंदी नोट्स एंड देन प्रैग्मेटिक्स. प्रैग्मेटिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द नाइसिटीज और द लैंग्वेज इन यूज़. प्रैग्मेटिक्स का डेवलपमेंट बहुत सारे भाषाओं में हमें देखने को मिलता है और बहुत सारे लोग इनके डेवलपमेंट पर उतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट का बेसिक पार्ट नहीं है. बेसिक पार्ट आपका सिमेंटिक तक ही होता है. प्रैग्मेटिक तब डेवलप होती है जब इंसान धीरे धीरे अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है कि वी शुड यूज़ सॉरी, वी शुड यूज़ थैंक यू. तो इस तरीके की भाषाएं जो इस्तेमाल हम करते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, दोज आर पार्ट ऑफ प्रैग्मेटिक्स. द लिटरल मीनिंग ऑफ वॉट इज सेड इजंट द इम्प्लाइड मीनिंग ऑलवेज. राइट, कई बार जब हम बोलते हैं वही हम कहना चाह रहे हो ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी यूज़ मेटाफर, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया. अब आपने सोचा होगा कि ये क्या हुआ? मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मुख तुम्हारा चंद्रमा के समान है, उसे देख कर हे सखा, मन सागर मेरा लहराया, मेरा मन सागर की तरह लहराया. अगर यहाँ पर कोई लिटरल मीनिंग लेगा तो उसको इसका कोई भी अर्थ समझ में नहीं आएगा. पर अगर कोई इसकी हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करेगा, देन दे विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी ईच अदर एंड दे आर एक्चुअली प्रेजिंग कि तुम्हारे सुंदर से चेहरे को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.
Then we see there are many examples of that, how we use pragmatics in our language in day-to-day life. We use it in irony, जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, then sarcasm, then deixis, then euphemism, humor and jokes, and sometimes we also use it as a silence. जब हम कई बार कुछ बात कहने के बाद कुछ देर तक शांत हो जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज का ही पार्ट होता है जिसे हम pragmatics के अंदर स्टडी करते हैं. So learners, with this we are ending the class and remember there is hope even when your brain tells you there isn't. चाहे कितना भी कोई भी कहे, even आपका brain ही कहे कि there is no hope left, believe it, believe in yourself and have faith that there is hope. Happy learning. Thank you. See you in next class. Do like, subscribe and share.